नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी के विषय आशुलिपि सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग व्यंजन माला पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज के हमारे प्रशिक्षण का उद्देश्य है, आज के प्रशिक्षण में हम आशुलिपि का अर्थ, आशुलिपि की परिभाषा, उसकी उपयोगिता एवं उसके साथ ही साथ रेखाओं का प्रयोग और आशुलिपि में व्यंजनों का प्रारूप तथा आशुलिपि व्यंजन माला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये सब चीज के एकदम जानने में निपुण हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा था आशुलिपि का अर्थ। मतलब कोई भी चीज होती है कि उसका मतलब क्या होता है, सबके अंदर जानने की ये जिज्ञासा रहती है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग भी स्टेनो के स्टूडेंट हैं, आशुलिपि के छात्र हैं, तो आपके अंदर भी ये जानने की जिज्ञासा है कि इसका अर्थ क्या है, हम ये चीज क्यों सीख रहे हैं। तो आशुलिपि का अर्थ क्या होता है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आशुलिपि क्या है। दो शब्दों से मिलकर बन रहा है आपका। पहला है आशु और दूसरा है लिपि। आशु का अर्थ होता है शीघ्र या तीव्र या साधारण भाषा में कहिए तो जल्दी, और लिपि का अर्थ होता है लिखित भाषा। सिर्फ भाषा नहीं, लिखित भाषा, यानी कि जिस भी भाषा का हमको लिखित प्रमाण है उसे हम लिपि कहते हैं। तो आशुलिपि दो शब्दों से आपका मिलके बना, पहला हुआ आशु और दूसरा हुआ लिपि, यानी कि शीघ्र लिखित भाषा, यानी कि शीघ्र लिखी जाने वाली भाषा को हम आशुलिपि कह सकते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि शीघ्र लिखी जाने वाली भाषा आशुलिपि कहलाती है। ठीक है, यानी कि शीघ्र लिखी जाने वाली भाषा कैसे हम कह सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे हिंदी है, हिंदी आप सबको, हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम सबको आता है। ठीक है, तो हिंदी में यदि कोई शब्द है, कोई शब्द क्या, राम ही ले लीजिए, अगर राम शब्द है हिंदी में, तो राम को लिखने में हम जितना समय लगाते हैं उतने समय में हम 5 बार आशुलिपि में राम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, शीघ्र भाषा हुई कि नहीं हुई, कि जितना शब्द आप एक में हिंदी में राम लिखने में लगाना है उतने में आप 5 बार राम लिख सकते हैं। तो शीघ्र हो गया, क्या हुआ, आपकी स्पीड क्या हो गई, 5 गुना बढ़ गई। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि शीघ्र लिखी जाने वाली भाषा आशुलिपि कहलाती है। इससे हमारी स्पीड जो है 5 गुना बढ़ जाती है। ठीक, अब उसके अर्थ के बाद अब हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आशुलिपि की परिभाषा, आशुलिपि को इंग्लिश में हम स्टेनोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, आपके उसके अर्थ में बताया जा चुका कि क्या है, शीघ्र लिपि, यानी कि शीघ्र लिखी जाने वाली लिपि। तो सेम वैसे ही उसकी परिभाषा को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आशु से हमारा तात्पर्य क्या है, शीघ्रतम लिपि लेखन विधि से है, यानी कि जिसके द्वारा वक्ता की ध्वनियों, वक्ता मतलब क्या होता है, जो बोलने वाला होता है, जिसके द्वारा वक्ता की ध्वनियों को एक साथ लिखा एवं पढ़ा जा सके, उसे हम आशुलिपि कहते हैं। यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख के तुरंत पढ़ें, उसे हम आशुलिपि कहेंगे। यानी कि जो बोल रहा है उसके आप बोलने के साथ ही तुरंत लिखिए और तुरंत उसको पढ़ लेते हैं, वही होता है आपका शॉर्ट हैंड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आशुलिपि की उपयोगिता। इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है, कोई भी चीज आप सीखते हैं या आपका स्किल से रिलेटेड ट्रेड है, तो आप जो ये स्किल सीख रहे हैं उसकी उपयोगिता हमारी कहाँ पे है, ये हम शॉर्ट हैंड जो सीख रहे हैं उसकी उपयोगिता हमारी कहाँ पे है। तो सबसे पहला शॉर्ट हैंड की उपयोगिता आपकी है, आशुलिपि की आपकी उपयोगिता है संसद एवं विधान मंडल में। सबसे पहले कहाँ जरूरी है, संसद एवं विधान मंडल में। यहाँ पे क्या होता है, संसद में, विधान मंडल में क्या होता है, मंत्रियों के सबके स्पीच को आपको जो है लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप आशुलिपि में अच्छे रोजगार के अवसर आपको मिल जाते हैं। शॉर्ट हैंड के बिना जो है संसद और विधान मंडल की कार्यवाही बिल्कुल भी नहीं लिखी जा सकती। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी स्पीड में हिंदी बोलते हैं कि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए संसद में और विधान मंडल में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है आपका 160 से 140 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने वाले युवक युवतियों को ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड का लिपिक कहा गया है। उनकी ही नियुक्ति संसद और विधान मंडल में होती है। अतः यदि आपकी स्पीड
160 से 140 के मध्य है तो आप संसद और विधानमंडल में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता यहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्यालयों में। कार्यालयों में क्या उपयोगिता है? कार्यालय में सबसे अधिक शॉर्ट हैंड की उपयोगिता है। कार्यालय में मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, तो अधिकारी के पास बहुत ढेर सारे काम होते हैं, उनके पास बहुत पूरे एक संस्थान की जिम्मेदारी होती है आपके अधिकारी के पास, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो किसी को बुलाए कि हाँ कोई अगर लेटर लिखना है तो उसको एक एक टॉपिक धीरे धीरे समझाएगा। नहीं, वो किसी भी लिपिक को, किसी भी अपने बाबू को बुलाएगा और जो उसको लेटर टाइप करवाना है वो स्टेप बाय स्टेप फ्लुएंटली आपको बोल के बता देगा। तो अगर आप उसको हिंदी में लिखेंगे तो आप उसको हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए शॉर्ट हैंड की जरूरत होती है। तो जो भी लिपिक होता है या आशुलिपिक होता है वो उसको शॉर्ट हैंड में अधिकारी के कही हुई बातों को शॉर्ट हैंड में लिख लेता है, उसके बाद वो अपने हिसाब से वो लेटर हिंदी में टाइप करके ले आता है। इसलिए क्या होता है, कार्यालय में आशुलिपि की बहुत आवश्यकता है। ठीक है। थर्ड आपका टॉपिक है न्यायालय में। न्यायालय में क्या रोजगार के अवसर इसमें आपके हैं? न्यायालय में क्या होता है, गवाही लिखने के लिए, न्यायालय में जो है वो गवाही लिखने के लिए स्टेनो आशुलिपिक की जरूरत होती है। इसके बिना न्यायालय में गवाही की कार्यवाही संपन्न नहीं हो पाती है। थर्ड है आपका पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में। पत्रकारिता में कैसे उपयोगी है? पत्रकारिता में क्या होता है, कहीं भी मान लीजिए पत्रकारों के पास उनको बहुत दौड़ भाग का काम करना पड़ता है। ठीक है। मंत्रियों के जो कहीं भी भाषण किसी का अगर होता है, कोई आयोजन होता है, तो वहां पे जो मंत्री नेता के जोर जोर से बोलने की आवाज होती है उसको हिंदी में लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है। हिंदी में आप तेजी से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसमें आशुलिपि की आवश्यकता होती है, जिससे किसी भी मंत्री नेता का भाषण बिना किसी गलती के जनता तक पहुंच सकता है। ठीक। लास्ट टॉपिक है आपका स्वरोजगार में। आशुलिपि पढ़ने के बाद आपको स्वरोजगार में कैसे मदद करता है? आप क्या कर सकते हैं, आपको शॉर्ट हैंड का ज्ञान हो गया, आप आशुलिपि जान गए, तो आप अपना प्रशिक्षण केंद्र खोल के उसमें और युवक युवतियों को रोजगार दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। यह आपकी एक कमाई का एक जरिया हो गया। वकील कचहरी में आपके वकील के अंडर में स्टेनो होते हैं, आशुलिपिक होते हैं, जो वो टाइप करने का काम करते हैं शॉर्ट हैंड में लिख के, वहां पे आपको इसको रोजगार का अवसर मिला। डॉक्टर के नीचे साहित्यकार, कोई लेखक है, साहित्यकार है, उसके साथ आप अटैच होके अपना रोजगार, स्वरोजगार कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी आशुलिपि की उपयोगिता। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? संसद और विधानमंडल में, कार्यालयों में, न्यायालय में, पत्रकारिता में और सेल्फ रोजगार में, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था रेखाएं। रेखाएं इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि जो पूरा आपका आशुलिपि है, जब तक आप रेखाओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आशुलिपि का जो भी ABCD भी आप नहीं सीख सकते। ठीक है। तो जो रेखाएं हैं क्या होती हैं? लाइन्स सब लोग पढ़े होंगे, आपको 10th तक में मैथ वगैरह में, ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा। लाइन कौन कौन सी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, स्लैंटिंग लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। तो वही आपको इसमें आशुलिपि में भी जानना है कि रेखाएं। आशुलिपि में क्या है? आशुलिपि में रेखाओं के दो रूप हैं, एक होता है सीधी रेखाएं और दूसरी होता है वक्र रेखाएं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। सीधी रेखा को स्ट्रेट लाइन और वक्र रेखा को कर्व लाइन बोला जाता है। ठीक है। अब पहले टॉपिक पे आइए, सीधी रेखा। सीधी रेखा में आपको इनको विभिन्न दशाओं में बताया जा गया है। सीधी रेखाएं कौन कौन सी विभिन्न दशाओं में होती हैं। पहली आपकी सीधी रेखा में होता है अधोमुखी रेखा। अधोमुखी रेखा, इसको इंग्लिश में हम डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। अधोमुखी रेखा, अधोमुखी रेखा का मतलब डाउनवर्ड स्ट्रोक, यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अप से डाउन पे आती है, उसको हम अधोमुखी रेखा या डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। जो रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती हैं उन्हें हम डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। आपको यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से तीर बना के समझाया भी गया है कि ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखाएं आ रही हैं, उनको हम डाउनवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। सेकंड होता है सीधी रेखाओं में, दूसरा जो आपका होता है वो होता है ऊर्ध्वमुखी रेखाएं या अपवर्ड स्ट्रोक। ऊर्ध्वमुखी रेखाएं या अपवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड में क्या था, अप से डाउन पे आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है। अपवर्ड स्ट्रोक में, ऊर्ध्वमुखी में क्या होगा, डाउन से अप पे जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइन खींची जाएगी उसको हम ऊर्ध्वमुखी रेखा या अपवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। कोई भी लाइन अगर आप नीचे से ऊपर, बिलो से एबव की तरफ खींचते हैं तो वो आपका ऊर्ध्वमुखी रेखा या अपवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं में लास्ट में आपका जो समतल रेखा एक होती है, इन्हीं सीधी रेखाओं में एक रेखा और होती है समतल रेखा,
उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी रेखा। ये ना ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ना नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ये लाइन पर ही लिखी जाती है, इसको हम समतल रेखा बोलते हैं। दूसरी आपकी रेखा का प्रारूप है वक्र रेखा। वक्र रेखा को क्या बोलते हैं? कर्व। कर्व, जैसा कि इसके नाम में ही है वक्र, यानी कि बीच में घुमाव लिए हुए जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम वक्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए आशुलिपि में व्यंजनों का प्रारूप। आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है? आशुलिपि में व्यंजनों का प्रारूप। रेखाएं आपको पता है, रेखाओं को बताने का यही मतलब था कि आशुलिपि में आप जितने भी, जैसे हिंदी में आप व्यंजन सीखेंगे वैसे ही आप आशुलिपि में नई लिपि आप सीख रहे हैं तो उसमें आपको पहले व्यंजन जानना पड़ेगा। तो आशुलिपि में व्यंजनों को बनाने का प्रारूप क्या है, प्रोफार्मा क्या है, ठीक है। इसीलिए आपको पहले लाइंस पढ़ाया गया, रेखा बताई गई है आपको, ठीक है। हिंदी में आप क्या करते हैं? हिंदी में आप 36 व्यंजन पढ़ते हैं, 36 व्यंजन पढ़ते हैं। हिंदी की तरह शॉर्ट हैंड में भी पहले आप व्यंजन पढ़ेंगे तो शॉर्ट हैंड में आपके आशुलिपि में आपके 33 व्यंजन होते हैं। आशुलिपि में आपको 33 व्यंजन पढ़ने हैं, जो क्या है? पूरी तरह से, जो व्यंजन पूरी तरह से ज्यामितीय प्रारूप, ज्यामितीय को रेखागणित, ज्योमेट्री, ज्यामितीय प्रारूपों पर आधारित है। ये जो शॉर्ट हैंड में 33 व्यंजन है वो ज्यामितीय प्रारूपों यानी कि रेखा गणित पर पूरी तरह से आधारित है। इसमें क्या होगा? सारे व्यंजन या तो वृत्त में होंगे, या तो कोण में होंगे, या तो रेक्टेंगल में होंगे, मतलब सारे आपको रेखा गणितीय आधार पर बताए जाएंगे। जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा है, पहले चित्र में आपका क्या है? कोण बनाया हुआ है, कोई 180 अंश पे है, 60 अंश पे है, 90 अंश पे है, 120 अंश पे है। कोण के माध्यम से कुछ व्यंजन आपको बताए गए हैं। दूसरे फिगर में आपको सर्किल के माध्यम से कुछ व्यंजन बताए गए हैं। थर्ड फिगर में भी आपको सर्किल के माध्यम से ही कुछ व्यंजन बताए गए हैं। ये व्यंजन हम आपको आगे बताएंगे। अभी बस हम आपको यही बता रहे हैं कि ये 33 व्यंजन होते हैं और ये व्यंजन पूरी तरह से आपके रेखा गणित पे आधारित है। ये आपकी पूरी आशुलिपि की व्यंजन माला है। 33 व्यंजन जो आपके हैं वो आशुलिपि की व्यंजन माला है। ये आपका पहला देख रहे हैं क ख ग घ। हिंदी में भी आप पहले क ख ग घ लिखते हैं। क्या है? 180 अंश के कोण पे आपका लाइन पर है, ये एक सीधी रेखा है वो क है। उसी सीधी रेखा को अगर आप बीच से काट देंगे तो वो ख हो जाएगा। उस रेखा को गाढ़ा कर देंगे तो वो ग पढ़ा जाएगा, और उस डार्क लाइन को बीच से काट देंगे तो वो घ हो जाएगा। ये हम आपको आगे अभी बताएंगे, बस आप ये देख लीजिए ये आपका 33 व्यंजन कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। क वर्ग का है, फिर च वर्ग है आपका, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, फिर प वर्ग है, फिर बाकी जो आपके बचे हुए व्यंजन है जो बिना किसी वर्ग के हैं, जैसे य है, र है, ल है, व है, स, ह, म, न, ड़, ढ और अंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप व्यंजनों को कैसे लिखने का क्या नियम है। आपको ऊपर चित्र बना हुआ है, उसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले क्या है? कोण जैसा चित्र बना हुआ है, कोण बना हुआ है, अलग अलग अंश पे आपके कोण बने हुए हैं। सबसे पहले आप आइए क वर्ग। पहला पॉइंट हमारा है क वर्ग। वर्ग बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर हम वर्ग बोलते हैं तो इस वर्ग में आपके 4 व्यंजन आ जाएंगे, क, ख, ग और घ, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि जब भी हम वर्ग बोलेंगे तो उसमें 4 व्यंजन आपके आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, ठीक है। तो देखिए क वर्ग क्या है? समतल है, हॉरिजॉन्टल है, लाइन पर है। क वर्ग को समतल रेखा पर बाएं से दाएं एक हल्की लाइन खींचेंगे तो क हो जाएगा, उसी हल्की लाइन को अगर बीच से काट देंगे तो ख हो जाएगा, और क जो आप लिखे हैं एक हल्की रेखा उसको अगर गाढ़ा कर देंगे तो ग हो जाएगा, और अगर उस गाढ़े व्यंजन को बीच से काट देंगे तो घ हो जाएगा। यानी कि क वर्ग के चारों व्यंजन 180 अंश के कोण पे सीधा हॉरिजॉन्टल लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आया च वर्ग। च वर्ग क्या है? 60 अंश के झुकाव पर है, और आपका तीर बना हुआ है, तीर के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि ये अधोमुखी रेखा है, यानी कि ऊपर से नीचे लिखी जाएगी। तो च वर्ग को जब भी आप लिखेंगे अपने पेन या पेंसिल से 60 अंश के झुकाव पर ऊपर से नीचे की तरफ हल्की रेखा बनाएंगे तो वो च पढ़ा जाएगा। उस हल्की लाइन को बीच से काट देंगे तो छ हो जाएगा, और उस लाइन को अगर डार्क कर देंगे, च को अगर गाढ़ा कर देंगे तो ज हो जाएगा, और उस डार्क लाइन को बीच से काट देंगे तो वो घ हो जाएगा। तो 60 अंश पे आपका च वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट आइए आप ट वर्ग। ट वर्ग क्या है? 90 अंश पे है आपका। ट वर्ग 90 अंश पे यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है। 90 अंश पे एक सीधी हल्की रेखा अगर आप खींचते हैं तो ट, उसी हल्की रेखा को अगर बीच से काट देते हैं तो ठ, और उस रेखा को अगर गाढ़ा कर देते हैं तो ड, और उस डार्क रेखा को अगर बीच से काट देते हैं तो ढ पढ़ा जाता है। इसको आपको स्टार्टिंग में लिखने के लिए पेंसिल का ही यूज करना है, क्योंकि तभी उससे लाइट और डार्क होगा। सीखने के बाद आप पेन से लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपको सीखना है तब तक आपको पेंसिल से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपका प वर्ग। प वर्ग क्या है, कितने अंश के कोण पे बना हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं 120 अंश के झुकाव पर ऊपर से नीचे, यानी कि डाउनवर्ड स्ट्रोक है, अधोमुखी रेखा है। 120 अंश के झुकाव पर ऊपर से नीचे की तरफ एक हल्की रेखा अगर खींचेंगे तो वो प हो जाएगा। उस हल्की रेखा को बीच से काट देंगे तो फ, और उसी रेखा को गाढ़ा कर देंगे तो ब, और उस गाढ़ी रेखा को बीच से काट के भ पढ़ेंगे। क वर्ग के ऊपर एक र हम छोड़ दिए थे, क्योंकि र इस वर्ग से अलग था, इससे केवल र था, इसको आप देख लीजिए। बाकी सब में तीर आपका कहाँ से है, ऊपर से नीचे है, लेकिन इसमें तीर आपका नीचे से ऊपर है, इसलिए इसको हम लास्ट में बताए हैं। ठीक है, ये नीचे से ऊपर 35 अंश के झुकाव पे नीचे से ऊपर एक हल्की रेखा खींचेंगे तो ये आपका र पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आपके वर्ग के कितने व्यंजन हो गए, 17 व्यंजन आपके ये हो गए। नेक्स्ट व्यंजन आगे देखिए। अब ये आपका क्या है, वृत्त। कुछ व्यंजन जो है आपके वृत्त के माध्यम से भी बनाए और लिखे जाते हैं। वृत्त है, वृत्त को अगर हम बीच से प्लस का चिन्ह लगा दिए तो उससे 4 पार्ट हो गए, उन चारों पार्टों से आपके 4 व्यंजन बनेंगे। वृत्त का पहला पार्ट लीजिए ल, नीचे से ऊपर की तरफ घुमाओ लिए एक हल्की वक्र रेखा नीचे से ऊपर की तरफ तथा सेम उसी डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ बनाकर लिखने पर ल लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ सर्किल का जो आपका इतना पार्ट है, अगर आप इसको घुमावदार रूप में लिखेंगे तो वो ल पढ़ा जाएगा। और उसी को अगर अपोजिट कर देंगे, उसी हल्की वक्र रेखा को ऊपर से नीचे बनाकर लिखेंगे तो वो र लिखा और पढ़ा जाएगा। ये दोनों रेखाएं आपकी हल्की लिखी जाएंगी। ठीक, नीचे के 2 पार्ट आइए। स ऊपर से नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ घुमाव देते हुए हम लिखेंगे दोनों तरफ से, तो आपका वो स पढ़ा जाएगा। स व्यंजन, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो आपके 2 तरफ से लिखने को बताए गए हैं। क्यों, क्योंकि जब आप व्यंजनों को जोड़ना पड़ेंगे तो आपको इन व्यंजनों के दोनों तरफ के तरीकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप। अब ये भी एक सर्किल ही है, इस सर्किल को अगर हम गुणे का चिन्ह लगा के 4 भाग में डिवाइड किए तो इससे आप हमारे 6 व्यंजन बने। कौन कौन सा व्यंजन बना, त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, म और न, यानी कि 6 व्यंजन आपके बन गए। सर्किल को अगर गुणे का चिन्ह लगा के हम डिवाइड किए तो त की तरह ही स व्यंजन की तरह ही त में त, थ, द, ध भी दोनों तरफ से, बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिखा और पढ़ा जाता है, और ये डाउनवर्ड होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब ऊपर आइए। म पे एक हल्की अर्धचंद्राकार रेखा बाएं से दाएं बनाने पर म, तथा अगर उसी हल्की अर्धचंद्राकार रेखा को बीच से काट देंगे तो न, यानी कि म पढ़ेंगे उसको ओरिजिनल रूप में, और अगर म को बीच से काट देंगे तो न पढ़ेंगे। और उसी हल्की वक्र उल्टा अगर बना देंगे अर्धचंद्राकार तब वो न पढ़ा जाएगा, और अगर उसको बीच से काट देंगे तो हम उसको म पढ़ेंगे। अब जो आपके बाकी व्यंजन बच गए वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं ये आप देख लीजिए। एक हल्की रेखा को हुक बनाते हुए, हुक मतलब क्या होता है, कोई चीज आप फंसाते हैं, पंखा आप लगाते हैं घर में, किसमें, हुक में लगाते हैं, वैसे ही हुक बनाते हुए बाएं से दाएं डायरेक्शन रहेगा उसका, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर अपवर्ड, बाएं से दाएं और अपवर्ड लिखने पर वो य पढ़ा जाएगा, और उसी को उलट के लिख देंगे तो वो व पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक छोटा सा सर्किल बनाते हुए, वृत्त बनाते हुए, गोला बनाते हुए नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे दोनों तरफ से बना के लिखने पर वो ह पढ़ा जाता है। और जो आपका र बनाए थे, र व्यंजन जो ऊपर बताए थे 35 अंश के कोण पे, र रेखा को अगर आप बीच से काट देंगे तो ड़ पढ़ा जाएगा। ठीक, न व्यंजन जो आपका पहले बताए थे उसको अगर आप गाढ़ा कर देंगे तो आपका वो अंग पढ़ा जाएगा। और अभी जो आपका ह बताया कि छोटा सा वृत्त नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, अगर इसको बीच से हम काट देंगे तो ये ढ़ पढ़ा जाएगा। ठीक, आपके कितने व्यंजन हो गए, 31 व्यंजन हो गए। 2 व्यंजन आपके बचे। 2 व्यंजन आपके कौन से हैं, बड़ा श और खटकोट वाला ख।
बड़ा सा और खटकोट वाला ख लिखने के लिए आप छोटा सा जो बनाए हैं उसी से आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो क्या होता है, जो स बनाए हैं, छोटा सा बनाए हैं, उसको बीच से काट के हम बड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या किया, आसलिपि का अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता, रेखाएं आदि के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ व्यंजनों का प्रारूप तथा व्यंजन माला लिखने की विधियों के बारे में जानकारी दी। इसके लिए आप जो है और अधिक जानकारी के लिए हिंदी संकेत लिपि की ऋषि प्रणाली की गया प्रसाद अग्रवाल और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट थ्योरी निमि पैटर्न की गोविंद बल्लभ शर्मा की किताबों से भी अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।